अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर चौथी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 15 मेरा जिला मेरी रियासत का पढ़ के देखेंगे और सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। इसके अंदर जो भी छोटी मोटी मालूमात हैं उसे भी हल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आइए ये करके देखें। इस पेड़ को अच्छे से देख लीजिए आप, कितना घना पेड़ है और ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है। पत्तों से, टहनियों से, डालों से, फ्रूट और फलों से, है ना। तो आपके माहौल में पाए जाने वाले किसी बड़े दरख्त का झील की नुक्कात की रोशनी में मुशाहिदा कीजिए। यानी आपके जो मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई ऐसा घना पेड़ हो उसको देखिए और ये सवालों को वहां पर हल करना है उसे देखकर। तो दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं, अब यहाँ पर हम इसको देख के समझेंगे कि दरख्त के अलग अलग हिस्से कौन से हैं। जैसे कि पत्ते, यहाँ पे टहनियाँ, डालें, है ना, और इस तरह से ये फल फूल वगैरह भी इसके साथ। अब दूसरा है कि इनमें से, दूसरा सवाल है, इनमें से कौन कौन से हिस्से दरख्त पर बेशतर वक्त नजर आते हैं। ज्यादातर क्या नजर आते हैं। अब साल भर तो पत्ते और टहनियाँ और ये जो डंडी इनकी है, जो टहनियाँ वगैरह ज्यादा नजर आते हैं ना। तीसरे में है कि दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा और वो किस से जुड़ा होता है। तो सबसे छोटा हिस्सा मैं समझती हूँ ना कि वो पत्ता ही होता है और वो टहनियों से जुड़ा होता है। चौथा है कि दरख्त को अनगिनत छोटी छोटी टहनियां होती हैं, वो किससे जुड़ी होती है। तो वो पेड़ से जुड़ी होती हैं, पत्तों से जुड़ी होती हैं। पांचवा है कि दरख्त के तने से निकलती हुई शाखों की तादाद कितनी है, आप गिन सकते हो क्या। तो ये तो मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं गिना जा सकता। तो ये काम आप नहीं कर सकते और करिएगा भी मत, बस अंदाज से आप बता सकते हैं। अब दरख्त तैयार होने के लिए पत्ते, टहनियाँ, शाखें, तने वगैरह कई हिस्सों की जरूरत होती है। तो हमारी रियासत भी इसी तरह से छोटी छोटी सी बस्तियों, गांव, ताल्लुकों और जिलों से मिलकर बनी है। तो आइए सामने के सिफे पर तस्वीर की मदद से समझेंगे। क्या आप ये जानते हैं, इंसान ज़राअत करने लगा तो उसके खेत पानी के करीब थे। पानी देखकर ही तो लोग बसते थे ना। वो खेत के करीब बस्ती बसाने लगे। इस तरह बस्तियां बसती गईं। ये बस्तियां आगे चलकर गांव में तब्दील हो गई और गांव बढ़कर शहर बना। इस तरह से वातावरण में चेंजेस आते हैं बच्चों। तो बताइए तो भला, नीचे दिए हुए गांव, ताल्लुके, जिले और रियासत मुख्तलिफ रंगों से रंगना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पे समझना है। तो बताइए तो भला, अब दी हुई तस्वीर के जरिए गांव, गांव से ताल्लुका, ताल्लुकों से जिला, जिलों से रियासत की किस तरह वजूद में आती है, इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है रियासत महाराष्ट्र का ये पूरा नक्शा। तो ये सब क्या है, रियासतें हैं सब। ये पूरा एक रियासत है। महाराष्ट्र जो है ये पूरा क्या किया है उसने, एक रियासत हमें बता दिया है ना। अब इसके अंदर जो ये छोटे छोटे से हैं, ये क्या है। जैसे कि ये वाला हम पकड़ेंगे क्योंकि ये एरो से समझा रहा है। ये वाला क्या है, ये है गढ़चिरौली। इसे क्या कहेंगे, ये है जिला। अब यहाँ पे देखो, गढ़चिरौली जिले को इस तरह से समझाया गया है। ये देखिए, अब जिले के अंदर देखिए छोटी छोटी से ताल्लुके हैं, जैसे भामरागढ़, ईटापल्ली, मूलचिरा, चारमोशी। गढ़चिरौली के अंदर ये सारी चीजें जो है वो ताल्लुका कहलाती है। और ताल्लुके के अंदर क्या होता है, गांव। और भी अगर छोटा कोई चीज कमी वाला है तो वो गांव कहलाता है। तो इस तरह से आप समझिए कि रियासत के अंदर जितने भी ये अलग अलग दिए हुए हैं, ये सब जिले हैं और इनके अंदर होते हैं ताल्लुके, उनके अंदर होते हैं गांव। तो ये समझने के लिए आपको हमने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे रियासती सरहद को समझने के लिए ये जो लाइन है, ये जितनी बॉर्डर पे है ये सब रियासती लाइन है। और जिली सरहद यानी इसके अंदर जो ये सब लाइनें दे रही हैं, ये जिली सरहद है। और रियासत की राजधानी देखो, एक तो है मुंबई और रियासत की जिली राजधानी है नागपुर। यहाँ पर ये दो भी समझिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र में दो राजधानी है। एक है रियासत की राजधानी मुंबई और दूसरा है जिली राजधानी नागपुर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि जेल में हमारी रियासत का तब भी नक्शा दिया हुआ है और नक्शे का बगौर मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब ब्याज में लिखिए। तो इस नक्शे को मैं क्या करती हूँ,
थोड़ा सा इसे छोटा करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ये नक्शे को हमने कर दिया है, अब हमारे हिसाब से छोटा कर देंगे तो हम इसको समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये नक्शा हमारे सामने आ गया है। अब इसको देखकर हमें क्या करना है, सवाल जवाब पूरे करने हैं। तो सवाल के लिए यहाँ पर है पहला सवाल कि हमारी रियासत में शुमालन जुनूबन फैले हुए पहाड़ का क्या नाम है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे पहले इसको समझने के लिए हम समझेंगे इशारे को। ठीक है, पहले यहाँ पे दिया है नदी। नदी का देखो ये इस तरह से पहचान दी गई है। घाट और दर्रा कैसे पहचानेंगे, ये वाला। चोटी को कैसे पहचानेंगे, ये निशान से। जिले का सदर मुकाम जो है ये निशान से समझेंगे। और बंद वगैरह को इस तरह से देखो निशान समझ लीजिए। और दूसरा इशारा है शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब को समझने के लिए, है ना। तो पहला सवाल क्या था कि हमारी रियासत में शुमालन जुनूबन फैले हुए पहाड़ का क्या नाम है। अब देखो ये इशारा हम समझेंगे शुमाल और जुनूब का पहले हम देख लेंगे कि नक्शे का यही हिस्सा हम पकड़ के चलेंगे। तो शुमालन और जुनूबन जो है वो पहाड़ का नाम क्या है ना, फैले हुए पहाड़। तो ये है सह्याद्री पहाड़, ये वाला है सह्याद्री पहाड़, ये वाला। तो ये वाला हमें मिल गया। ठीक है, दूसरा सवाल है यहाँ पर, इस पहाड़ की मगरिबी जानिब की जमीन के हिस्से को क्या नाम दिया हुआ है। अब इस पहाड़ के मगरिब जानिब, यानी देखो ये वाला मगरिब है ना, तो यहाँ पे इस हिस्सा के हमें लेना है, इसका नाम है कोकन, ये है कोकन नाम। ठीक है, तीसरा सवाल है यहाँ पर कि ये हिस्सा किस समंदर से जुड़ा हुआ है। तो ये बहरे हिंद से जुड़ा है, बहरे अरब भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल भी हो गया। अब चौथा सवाल है कि सह्याद्री पहाड़ की मशरिकी इलाके को क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मशरिकी इलाका है और सह्याद्री पहाड़ ये है, तो इसके इस साइड हमें देखना है कि इस इलाके को क्या कहते हैं। तो इस इलाके को कहते हैं महाराष्ट्र की सतह मुर्तफा, ये वाला। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। पांचवा सवाल है कि हमारी रियासत में शुमाल में वाक़े पहाड़ का क्या नाम है। हमारी रियासत में शुमाल में वाक़े पहाड़, अब ये शुमाल है तो इस तरफ हम देखेंगे कि पहाड़ का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखो ये पहाड़ है शुमाल की तरफ, पहाड़ सतपुड़ा का पहाड़ है। ठीक है, ये वाला पहाड़ हमें मिल गया। आगे हमारा सवाल है 6 कि हमारी रियासत में कौन कौन सी नदी मशरिक से मगरिब की जानिब बहती है। ठीक है, हमारी रियासत में मशरिक से मगरिब बहने वाली। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि ये वाली जो है, ये इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए मशरिक से मगरिब की तरफ बह रही है ना, मशरिक से मगरिब, ये वाला हिस्सा समझिए। तो यहाँ पर हमें मिल रही है नदी करली नदी, है ना। सवाल भी यही है ना, नदी मशरिक से मगरिब में बहने वाली देखना है। तो एक मिल गई करली नदी, दूसरी हमें मिल गई इस तरफ बहने वाली काजली नदी, ये वाली। तीसरी हमें मिल गई यहाँ पे सावित्री नदी। चौथी हमें मिल गई यहाँ पर ये उल्हास नदी, ये वाली। और वैतरना नदी, और ये है सूर्य नदी। ठीक है, इस तरह से हमें मिल गए इतना। तो आप ये देखिए अच्छे से मैंने निशान लगा दिए हैं, इसको समझते चलो बच्चों। तो आगे सवाल हम देखेंगे कि 7वां सवाल है कि शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की सिमत में बहने वाली कोई 2 नदियों के नाम लिखो। शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक, यानी क्रॉस में हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो ये नक्शा है शुमाल मगरिब और जुनूब मशरिक, यानी इस तरह से बहने वाली नदियां हमें देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये देखो यहाँ पर इस तरह से जो बह रही हैं वो नदियां हैं। एक तो यहाँ पे जा रहा है भीमा नदी, भीमा नदी देखो यहाँ पे भी आ रही है। ये बहते बहते देखो यहाँ तक आ गई है ना, ये ऊपर से जब के आ रही है ना ये नदी। एक भीमा नदी हमें मिली। दूसरी नदी हम ढूंढेंगे यहाँ पर वर्धा नदी। देखो वर्धा नदी भी ये इस तरह से जा रही है बहते बहते, और यहाँ से मिलकर ये इस तरह से यहाँ पे भी आ गई है ना वर्धा नदी। तो हमने 2 नदियों को ढूंढा। अगर आपको और भी कोई मिलती है तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। पूर्णा नदी भी देखो यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 ही ढूंढने को कहा था तो मैंने यहाँ पर वर्धा नदी और भीमा नदी को देख लिया। तो चलिए अब हम और सवाल देखते हैं आगे।
अगला सवाल 8 है कि सह्याद्री पहाड़ से निकलकर बहरे अरब से मिलने वाली कोई दो नदियों के नाम लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सह्याद्री पहाड़ से निकल के बहरे अरब की तरफ। अब ये सह्याद्री है पहाड़, यहां से निकलकर दो नदियों के नाम बताने। तो पहला हम ढूंढेंगे यहाँ पर, ये पहाड़ से निकलकर जो नदी है उसमें हम देखेंगे पहली है कोयना नदी, नहीं यहाँ पे नहीं, इस तरफ के आना है, मतलब बहरे अरब की तरफ बहने वाली ना, तो हमें मिलेगी, पहले ही हमने नदियों के नाम बता दिए हैं, और इस तरफ से हमें मिलेगी यहाँ पे सावित्री नदी, अमया नदी, सावित्री नदी, और हमको मिली यहाँ पर करली नदी। ठीक है, ये देखो ये कौन सी है, तेरेखोल नदी। तेरेखोल नदी भी हमें यहाँ पे मिल गई, तो दो नदियों को हमने बता दिया। अब यहाँ पे नवा सवाल है कि सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक की जानिब फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला तलाश कीजिए और उसके नाम लिखिए। सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक की जानिब फैला हुआ पहाड़ी, अब देखो मशरिक, मशरिक की तरफ, सह्याद्री पहाड़ से यहाँ पे इस तरफ आना है और पहाड़ी सिलसिले बताना है। तो पहले मुझे मिल गया महादेव पहाड़ी, दूसरा हमें यहाँ पे मिल गई ये सते मुर्तफा की पहाड़ी, और यहाँ पे ये एक पहाड़ी है भंडारा की, और अजंता एलोरा की, ये पहाड़ियां मुझे मिल गई। ठीक है, अब अगला सवाल है 10वां सवाल है कि नक्शे में से किसी 3 बंद के नाम लिखिए। ठीक है, अब नक्शे में हमें 3 बंद का देखिए, ये एक नीले रंग का निशान है, बंद हमें ढूंढना है, और ये बंद जो है हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि इस तरफ बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ पे देखो एक है काटेपूर्णा नदी के पास है ये बंद, काटेपूर्णा जगह का नाम है, और ये काटेपूर्णा नदी के पास ये एक बंद मिल गया मुझे। दूसरा है यलदरी, यलदरी बंद है, और ये जो है वो पूर्णा नदी के पास मुझे मिल गया है यलदरी बंद। 2 और तीसरा 3 ढूंढना है ना, एक है सिंध फाटा नदी, सिंध फना नदी के पास जायकवाड़ी बंद है। ठीक है, ये 3 मुझे मिल गए, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये सवाल भी हमारा पूरा हो गया। 11वें में सवाल है कि ये बंद कौन कौन सी नदियों पर है, तो मैंने देखिए नदियों का भी वहीं पे बता दिया है। 12 पे सवाल है कि सह्याद्री पहाड़ी के घाटों के नाम लिखिए। अब सह्याद्री पहाड़ियों के घाट बताने हैं हमें, तो घाट यहाँ पे लाइन से हैं, बहुत ज्यादा सह्याद्री पहाड़ के इधर घाट बताए गए हैं। पहला है अंबोली घाट, ये वाला, दूसरा है सिंधु, और यहाँ पे कौन सा घाट है, फोंडा घाट, ये वाला, तीसरा है आंबा घाट, ये वाला, चौथा है कुंभारली घाट ये, और अगला है वर्धा घाट, और यहाँ पर है तामनी घाट ये वाला, और बोर घाट। ठीक है, इतने सारे घाट हमें मिल गए। यहाँ पे थल घाट है, थल घाट। ठीक है, तो ये सारे सवाल जवाब मुकम्मल हुए। तो चलिए अगला हम यहाँ पर सवाल देखेंगे, हम अगला पढ़ के देखेंगे। इसको मैं पहले पेज सीधा कर लेती हूँ, आपको सवाल जवाब, ये सभी सवाल जवाब को हमने ये वाले पेज पे पूरा कर लिया है इशारिये के साथ रियासत महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सारे सवाल पूरे हो गए। तो क्या आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और झेली राजधानी नागपुर है? तो मैंने अगले वाले नक्शे में आपको बता दिया था निशान लगा के। तब भी बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से हैं। पहला है साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका, सत्य मुर्तफा का इलाका। अब गोदावरी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। कैसे जानेंगे? अब ये नक्शे में हमने अभी देखा गोदावरी, यहाँ पे मैं आपको इसका निशान लगा के बता देती हूँ कि गोदावरी जो है ये देखिए सबसे बड़ी जो नदी है यही वाली है। ये गोदावरी देखिए यहाँ से जा रही है,
कहाँ से बह रही है, यहाँ से वो बह रही है और इस तरह से जा रही है और ये गोदावरी पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये देखो ये है गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, इस तरह से देखिए पूरी इतनी बड़ी ये नदी है जो कि यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, सबसे लंबी नदी उसी को कहा जाता है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। हमने अभी जाना था ना, इस पहाड़ी सिलसिले में स्तंभा सबसे ऊंची चोटी है। अब स्तंभा इसको देखेंगे, स्तंभा देखो कहाँ पर है, ये वाला है, यहाँ पे देखो ये है स्तंभा का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। अब सह्याद्री पहाड़ को मगरिबी घाट भी कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में कुलसुबाई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। अब कुलसुबाई को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है कुलसुबाई की पहाड़ी। ठीक है, ये सबसे सतपुड़ा के यहाँ पे जो है सबसे ऊंची पहाड़ी कहलाती है। अगला सवाल है यहाँ पर, रियासत की मगरिब में बहरे अरब वाक़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रियासत है हमारी महाराष्ट्र और इसके इस तरफ जो है वो बहरे अरब है। ठीक है, ये पूरा बहरे अरब आता है। अब अगला है यहाँ पर सवाल कि बताइए तो भला दिए हुए नक्शे में हमारी रियासत के ज्यादा औसत और कम औसत बारिश वाले इलाके बताए गए हैं। तो बारिश का जर्रात पर असर पड़ता है। अगले सिफे पर एक जदूल दी हुई है, इनमें ज्यादा औसत और कम बारिश के इलाकों में उगने वाली फसलें दी हुई हैं। तो नक्शा और जदूल के बिना पर दी हुई सरगर्मी कीजिए। तो यहाँ पर आप ये देखो बच्चों, ये नक्शा अच्छे से देख लो। ये सबसे ज्यादा बारिश होने वाला एकदम गहरा नीला और हल्की बारिश होने वाला ये हल्का नीला और सबसे कम आसमानी रंग वाला, यानी सबसे कम बारिश इन इलाकों में होती है। तो इसकी बिना पर हमें कम करना है, ये वाला जो दिया हुआ है इसे हमें पूरा डायग्राम को इस तरह से भरना है। ये जदूल जो दिया गया है तो इसको हम भर के दिखाएंगे और नक्शे के हिसाब से। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि ये देखो, आप देखोगे सबसे ज्यादा बारिश वाले में इलाके में क्या पैदा होता है, चावल, जिसमें देखो भंडारा, चंद्रपुर, थाना, गोंदिया, पालघर, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, कोल्हापुर, रत्नागिरी आता है। और औसत यानी मीडियम बारिश जहाँ होती है वहाँ पे जवार, तूर और सोयाबीन उगते हैं। यहाँ पे देखो अमरावती और ये जो है यहाँ पे देखो एवत महल, अमरावती, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर, वर्धा, जालना, नागपुर, बुल्ढाना, जलगांव, बीड, उस्मानाबाद, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सांगली, पूना, सोलापुर वगैरह औसत बारिश के इसमें आते हैं। और ये तीन चीजें यहाँ पे उगती हैं। और कम बारिश में क्या उगता है, यहाँ पे उगता है जवार, बाजरा, मक्की। तो ये कौन सा एरिया आता है, तो सांगली, अहमदनगर, सतारा, धोलिया, पूना, औरंगाबाद और ये शोलापुर। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी जाना। आगे हम देखेंगे, ये पूरा हमने पूरा कर दिया। अब ये एक नक्शा है बच्चों, इसको अच्छे से देख लो और यहाँ पर इससे मिला हुआ कुछ सवाल जवाब है। तो खेतों की फसलों का इन्हिसार मौसम, मिट्टी और पानी की दस्तयाबी पर होता है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कम या ज्यादा बारिश होती है, इसलिए पैदावार भी मुख्तलिफ होती है। अब ज़र्रात महाराष्ट्र का अहम पेशा भी है। रियासत में बेशतर ज़र्रात बरसात पर मुनसर है, वो खुश्क ज़र्रात कहलाता है। कुछ मुकामात पर आबपाशी के जरिए भी ज़र्रात की जाती हैं, इनको बागाती ज़र्रात कहते हैं। जैसे कि वो फुहारों से पानी दिया जाता है, वहाँ पानियों की कमी होती है, तो हर जैसे बारिश ना हो तो फिर पानी की कमी होती है ना, तो वहाँ पे कैसा होता है, फुहारे वगैरह से पानी देके ज़र्रात को उगाया जाता है। जैसे बरसात में ज़र्रात से हासिल होने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं, सरमा में हासिल होने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। बच्चों ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ें, नोट करते जाइए आप साथ साथ। बताइए तो भला, नक्शे का मुशाहिदा करके झील की सरगर्मी को पूरा कीजिए। तो ये तस्वीर आप देखो कि कौन सी चीजें कहाँ उग रही हैं। तो गन्ना कहाँ उग रहा है, कपास कहाँ उग रहा है, हल्दी, और ये सब्जियां, प्याज, आम, चीकू, केला, संतरा, काजू, अंगूर, नारियल, सुपारी, ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे किसकी पैदावार है। तो यहाँ पे सवाल जवाब के साथ हम देखेंगे। पहला सवाल है कि अंगूर की फसल बताने वाले जिलों के नीचे लकीर खींचिए। ठीक है, अंगूर जहां जहां उग रहे हैं वहां वहां आपको क्या करना है, जिलों के नीचे। तो यहाँ पे अंगूर है तो ये सांगली है,
ये सतारा है, और ये वाला जो है पूना है। अंगूर की जगह पे हम बता रहे हैं औरंगाबाद है, नासिक है और जलगांव है। ठीक है, इस सारी चीज़ों पे अंगूर उग रहे थे तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है उनके ज़िलों में। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि कपास की फसल के ज़िलों के नाम के गिर्द क्या करना है आपको, दायरा बनाना है। कपास, अब ये कपास है, देखते हैं कहाँ कहाँ उग रहा है, तो उनके ज़िलों के यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कपास है। चंद्रपुर में कपास हो रहा है, नागपुर में कपास हो रहा है, और अमरावती में कपास हो रहा है, वर्धा में भी कपास हो रही है, एवत महल में कपास हो रही है, और नांदेड़ में भी कपास हो रही है, और हिंगोली में कपास हो रही है, वाशिम में हो रही है, अकोला में हो रही है, बुल्डाना में हो रही है, और जालना में भी हो रही है, और औरंगाबाद में भी हो रही है, और जलगांव में भी हो रही है, धोलिया में भी हो रही है, नंदुरबार में भी हो रही है। कपास कहाँ कहाँ हो गई, बीड़ में भी हो गई है। देखो, तो ये जितनी जगह मुझे मिली, बच्चों कहीं मैं भूल गई हो तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल तीसरा कि जिला थाने के फसलों के निशान के गिर्द क्या करना है आपको, दायरा बनाकर उनके नाम ब्याज में लिखना है। अब जिला थाना देखेंगे तो ये जिला जो है ये थाना दिखा रहा है, तो इसमें तो मुझे कोई चीज़ उगती हुई दिख ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी जा सकती। चौथा है कि नारियल की फसल किन इजला में ज़्यादा होती है, ब्याज में लिखिए। अब यहाँ पर नारियल की फसल को हम देखेंगे, ज़्यादातर नारियल जो है वो कहाँ उगता है, वो समंदर के किनारे उगता है। तो जितना भी समंदर का किनारा है वो सब एरिया में होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, सिंधुदुर्ग में हो रहा है, ठीक है। दूसरा रत्नागिरी में देखो हो रहा है, पूरा किनारे नारियल उगे हैं देखो। फिर रायगढ़ में हो रहा है, फिर थाना में नहीं है, ये मुंबई में है, फिर पालघर में हो रहा है, ठीक है। ये जितना समंदर का किनारा है सभी में मैंने निशान लगा दिए हैं, तो आप भी इसको नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल है कि संतरे की फसल किन इजला में ज्यादा होती है, तलाश कीजिए और मुख्तलिफ रंग से रंगिए। संतरे की फसल किस इजला में ज्यादा होती है, उसे क्या करना है आपको, रंग करना है। अब देखो नागपुर में होता है, तो ये समझ लो कि संतरे को इस तरह से मैंने कलर कर दिया। मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा। अब संतरे का रंग के लिए हम क्या करेंगे, पर्पल कलर ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो है समझ लो संतरे का एरिया है जहाँ पे मैंने पर्पल कलर किया है, ये भी हम पर्पल कर रहे हैं वर्धा में। दूसरा अमरावती में भी हम कर देंगे इस तरह से, अमरावती और संतरा हो रहा है एवत महल में, ठीक है। ये भी देखो संतरा हो रहा है ना, तो ये 5 जगह पे हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अकोला में भी संतरा हो रहा है, तो ये भी हमने पर्पल कलर थोड़ा सा लगा दिया है। आप इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे हम सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर की तमाम फसलें आबादी पर मुनसर हैं। मौसम और मिट्टी के लिहाज से उनकी तकसीम समझ में आती है। इनको नकदी फसलें या तिजारती फसलें भी कहते हैं। इन फसलों के लिए केमियाई खाद और दवाएं इस्तेमाल होती हैं। इसे हमेशा जहन में रखें बच्चों, फसल की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए केमियाई खादों और दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से मिट्टी की आलूदगी बढ़ती है। हमें केमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब कुदरती खादों का इस्तेमाल ज्यादा करें, इससे माहौल को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, ठीक है। आइए ये करके देखिए। पहला है कि किसी खेत बाग में जाइए और मुख्तलिफ मौसमों में वहां पैदा होने वाली फसलों की फहरिस्त बनाइए। ये आपको बच्चों अपने ओन से करना है। दूसरा सवाल है कि खेत में आबादी की कौन सी सहूलतें हैं, उनके बारे में किसान से गुफ्तगू करिए, पूछताछ करिए। तीसरा है कि मालूम कीजिए कि ज़र्रात पर किन किन चीज़ों का असर होता है। आपको मालूम होगा कि एक ही खेत में कई किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। ज़र्रात के लिए पानी भी बेहद ज़रूरी है। आइए दिमाग पर जोर दें। झेल में अपनी रियासत के इंतजामी हिस्से दिए हुए हैं, उनका मुशाहिदा करके दिए हुए रियासत के नक्शे में इन हिस्सों की मुख्तलिफ रंगों से दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए ये एक दिखाया हुआ है। अब इस असतज़ा के लिए कि इंतजामी तकसीम की मालूमात पूरी तफसील से सिखाना मुतक्के नहीं है, यानी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो रहनुमाई ज़रूर करें। तो ये टीचर्स के लिए है कि यहाँ पर आप जो है, जैसे कि यहाँ पर सब रियासत दिखाई गई, इसमें ज़िले दिखाए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपने रियासत के नक्शे में इन हिस्सों की मुख्तलिफ रंगों से रंगो जो रियासत आपकी है। तो मेरा है यहाँ पे पालघर, तो मैंने ये पालघर को अपना
कलर कर दिया है, आपका जो होगा आप उसे रंग करिए। अब जुबान और बोली को समझिए। रियासत महाराष्ट्र 1 मई 1960 को वजूद में आई है। हिंदुस्तान की रियासतें जुबान की बुनियाद पर तकसीम की गई हैं। मराठी महाराष्ट्र की रियासती जुबान है। ये नोट करिए बच्चों, ये एग्जाम में आता है। जुबान के मामले में हमारी रियासत में यकसानियत और तनु दोनों नजर आते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मराठी के तलफ़ुज़ में फ़र्क महसूस होता है, इसलिए रियासत की बोली में भी फ़र्क पाया जाता है। इन फ़र्क को हमें खुश दिली से कबूल करना चाहिए। अब जैसे मुख्तलिफ हिस्से हैं, कोकण, विदर्भ, खानदेश, ये महाराष्ट्र के 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। यहाँ अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे मराठी की चंद बोलियाँ, कोकण में कोकणी मालवनी बोली जाती है, विदर्भ में वराड़ी बोली जाती है, खानदेश में अहिरानी और खानदेशी बोली जाती है, और गोरमाटी, कोलामी, कोरकू वगैरह महाराष्ट्र की आदिवासियों यानी कबाइल की रिवायती बोलियाँ हैं। ठीक है, अब बताइए तो भला, अब यहाँ पे जो भी तस्वीर आपको दिख रही है ये त्योहारों की तस्वीर है। तो अपनी रियासत में रिवायत के लिहाज से तकरीब, त्यौहार, जश्न में फ़र्क पाया जाता है। ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस वगैरह त्यौहार तमाम लोग मनाते हैं। कोकण में नारली पूर्णिमा, होली, गणेश उत्सव जैसे अहम त्यौहार खास तौर पर मनाए जाते हैं। सतह मुर्तफ़ा के इलाके में ईद उल फित्र, ईद उल अदा, दशहरा, दिवाली, बैल पूला वगैरह बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे कौमी त्यौहार पूरे मुल्क में जोश खरोश से मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या करेंगे भला। जफर और अनवर आपके शहर में आए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बच्चे क्या किए, आपके शहर में आए हैं, तो आप उन्हें आपके ज़िला के मशहूर खाने के चीज़ ले जाना है, तो आप उनके साथ खाने की कौन सी चीज़ें देंगे। तो मैं तो अगर अपने यहाँ के जो मेरे जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे कोई फ्रूट वगैरह है, वो मैं उनको दूंगी ले जाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें उनके घर तक पहुँचने तक के सलामत भी रहेंगी, और फ्रूट वगैरह कोई भी खाना पसंद करता है। तो आइए दिमाग पर जोर दें, मालूम कीजिए कि गांव, तालुका, ज़िला और रियासत मुल्क इंसान ने बनाए हुए हैं या कुदरती है। तो देखिए, है तो वो जगह कुदरती, लेकिन उसको जो हिस्सा बांट करते हैं ना, जैसे तालुका बनाया जाता है, गांव बनाया जाता है, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो ये मेरा जवाब है। तो हमने क्या सीखा, अपनी रियासत की तब्बी बनावट, दूसरा मौसम, मिट्टी और पानी के लिहाज से फसलों में तनु पाया जाता है। तीसरा है कि रियासती जुबान मराठी और मराठी जुबान की बोलियाँ। चौथा है कि त्यौहार और तकरीब में तनु। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल जवाब हमारे शुरू हो रहे हैं और सबक हो गया है कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या कमी, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई तकलीफ महसूस करना चाहते हैं, कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो चलिए बच्चों, मश्क भी कर लेते हैं। मश्क की सीट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ले लेंगे पेन और आपको अंडरलाइन कर करके समझाएंगे, और आप इसे सब नोट कर लीजिए। ये थोड़े से सवाल जवाब हैं यहाँ पर। तो बच्चों, चौथी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 15, मेरा ज़िला मेरी रियासत को हम सवाल जवाब हल करेंगे। अलिफ में सवाल है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, महाराष्ट्र में संतरे की फसल कहाँ होती है। तो जवाब है, महाराष्ट्र में संतरे की फसल कहाँ कहाँ होती है। तो देखो, ये है नागपुर, वर्धा, यवतमहल, अमरावती, अकोला में होती है। ये 5 जगह मिल गई, इसे आप भी लिख लीजिए। दूसरा सवाल है कि नारियल, सुपारी और आम ये फसलें रियासती कौन सी इलाकों में होती हैं। तो जवाब है, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो क्या क्या कहा उसने, आम, देखो आम है यहाँ पर, तो ये मिल गया पालघर में। ठीक है, और यहाँ पे नारियल भी है, आम और नारियल पालघर में मिल गए। अब रायगढ़ में हमें मिल गया, ये रायगढ़ है, देखो रायगढ़ में हमें क्या मिला, सुपारी, आम, और ये हैं पूरे नारियल। अब रत्नागिरी में भी तीनों चीज़ है, आम भी है, सुपारी भी है और नारियल भी है। सिंधुदुर्ग में भी तीनों चीज़ें हैं, आम भी है और यहाँ पर देखो आम दिख रहा है, सुपारी दिख रही है, सिंधुदुर्ग में ये सब आम है, और यहाँ पे नारियल के भी पेड़ है, सब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अगला सवाल है तीसरा कि आपके इलाके में बोली जाने वाली मराठी जुबान की बोली का नाम लिखिए। तो यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे बोले जाने वाली कोकणी मालवनी हमारे इलाके में बोली जाने वाली मराठी जुबान की बोली का नाम है। चौथा सवाल है यहाँ पर कि महाराष्ट्र के मशरिक में
शुमाल से जुनूब की तरफ बहने वाली नदी का नाम लिखो। ठीक है, शुमाल से जुनूब की तरफ बहने वाली, मशरिक की तरफ। तो जवाब है यहाँ पर ये देखो। अब यहाँ पे हम देखेंगे शुमाल की तरफ, मशरिक की तरफ, शुमाल से जुनूब की तरफ बहने वाली नदी। तो देखो यहाँ पे मैंने देखो वेन गंगा को लिया है, वेन गंगा नीचे बह रही है, और वर्धा नदी, देखो वर्धा नदी भी इस तरह से शुमाल से जुनूब की तरफ बह रही है। तो ये मेरा जवाब है। अगला सवाल है यहाँ पर 5 में कि रियासत के कौन कौन से इजला में जवार की फसल उगाई जाती है। जवार की फसल, चलिए आगे देखते हैं हम जवाब में। ये 5वें का जवाब है। अब यहाँ पे देखो जलगांव, औरंगाबाद, जालना, बुल्डाना, बीड़, उस्मानाबाद, अहमदनगर, धोलिया, नासिक, नंदुरबार, सतारा, पूना, सांगली, शोलापुर, परभणी, ये सारी जगह पे, क्योंकि कम बारिश, हल्की बारिश यानी मीडियम बारिश यहाँ होती है और हल्की बारिश यहाँ होती है, दोनों जगह पे जवार की पैदाइश होती है। अब आखिरी सवाल है यहाँ पर कि यकुम मई अपनी रियासत में क्यों मनाया जाता है। तो जवाब है यहाँ पर यकुम मई, रियासत महाराष्ट्र यकुम मई 1960 को वजूद में आई। हिंदुस्तान की रियासती जुबान बुनियाद पर तकसीम की गई हैं। मराठी महाराष्ट्र की रियासती जुबान है। लेबर डे यानी मजदूरों का दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट कर लो बच्चों। अगला है यहाँ पे बे में सवाल कि अमली काम कीजिए, अपनी पसंदीदा त्योहार की तस्वीर बनाइए। तो यहाँ पे मैंने 3 तस्वीरें यूं ही दे दी हैं, आपको कोई एक ही बनाना है और अपने हाथ से उसे ड्राइंग करना है। अब ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि अपनी जिला के आबो हवा के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और इसके लिहाज से जिला में कौन सी अहम फसलें उगती हैं उनका इंदराज कीजिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो आबो हवा जो है थोड़ी गर्म है, ज़्यादातर गर्मी ही मौसम रहता है, और हमारे यहाँ जो उसमें उगती हैं ज़्यादातर हमारे एरिया में जो फसलें उगाई जाती हैं वो चावल की। तो मैंने अपना बता दिया, तो आप भी इस तरह से अपना बताइएगा लिखकर, और ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और मुझे लगता है कि बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं। और अगर आपको अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करो बच्चों, उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपके जहन में आए ना इस सबक के मुतालिक, इस सवाल जवाब के मुतालिक, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।